हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का हिस्ट्री का 8वां चैप्टर लेके आ चुका हूँ, जिसका क्या नाम है, पर्यटन और इतिहास। तो काफ़ी अच्छा और आसान चैप्टर है ये। आप बस इसको जस्ट जैसे कोई कहानी सुनाता है वैसे, जब आपके कैसा आपका मन होता है पिक्चर देखते समय आगे क्या होने वाला है, ऐसे ही सीखना बस। काफ़ी आसान चैप्टर है ये, और आपको बस पर्यटन के ही बारे में जानना है इस पूरे चैप्टर में। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ जाएगा। और अगर हिस्ट्री का पहला चैप्टर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया था, पूरा चैप्टर 2 वीडियो में समझाया है। अगर वो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए क्लिक कीजिए और उस चैप्टर को भी पूरा अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 8वां चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पर्यटन की परंपरा। पर्यटन की परंपरा जानने से पहले आपका ये जान लेना आवश्यक है कि पर्यटन आखिर होता क्या है। पर्यटन यानी क्या, जैसे हम विभिन्न जगहों पे घूमने जाते हैं, आप भी जाते होंगे कहीं सैर करने, उसे क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। कुछ उद्देश्य के कारण, विभिन्न उद्देश्यों को लेकर विभिन्न विभिन्न प्रकार के देशों या जगहों पर की जाने वाली सैर को क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। अब जैसे मैं कहीं घूमने गया, मैं वहाँ ऐतिहासिक जगह पे कहीं घूमने गया, कुछ गुफा है वहाँ पे, प्राचीन चित्र बने हुए हैं उस पे, तो ये सब मैं देखूँगा तो इससे क्या होगा, मेरे को इतिहास का ज्ञान मिलेगा, कुछ अनुभव होगा, तो इसे क्या कहेंगे, ऐतिहासिक पर्यटन कहेंगे। क्योंकि मैं वहाँ क्या करने गया हूँ, अनुभव लेने गया हूँ, जानकारी लेने गया हूँ। पर्यटन यानी क्या, हम विभिन्न स्थानों पर जब घूमने जाते हैं तो वहाँ से कुछ प्राप्त जानकारी करते हैं और कुछ उद्देश्य लेकर वहाँ पे जाते हैं कि हमें यही करना है। अब विदेश से यहाँ लोग आते हैं विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य के रूप में, कृषि के लिए आते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। अब देखते हैं पर्यटन की परंपरा। पर्यटन की परंपरा, प्राचीन समय से हमारे देश में पर्यटन की परंपरा चली आ रही है। तीर्थाटन करना, स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मेलों में जाना, विद्यार्जन हेतु दूर दूर के प्रदेश में जाना, व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाना आदि कारणों से पूर्व समय में पर्यटन हो जाता था। संक्षेप में कहना तो मनुष्य को बहुत पहले से ही घूमना अच्छा लगता है। अब देखिए, घूमना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है यानी क्या, इसी को तो क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। जो हम घूमते हैं जाके और कुछ उद्देश्य लेकर, लेकिन फालतू में ऐसे नहीं अब निकले बाज़ार से घूम के चले आए, इसे पर्यटन नहीं कहते। बहुत ज़्यादा दूर दूर तक हम जब यात्राएं करते हैं और वहाँ कुछ उद्देश्य लेकर जाते हैं कि हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है, उसी को क्या कहते हैं, पर्यटन। अब पर्यटन की जो परंपरा है वो बहुत पहले से चली आ रही है। अब कोई ऐसा बता तो सकता नहीं ना कि हाँ इसी समय से, बहुत प्राचीन काल से क्या चली आ रही है, पर्यटन की परंपरा चली आ रही है। जैसे क्या, तीर्थाटन करना, स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मेलों में जाना, ये सब क्या है, ये सब पर्यटन ही तो है। पर्यटन यानी क्या, जाना, कहीं जाना कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए या विभिन्न उद्देश्यों से, इसे क्या कहते हैं, पर्यटन की परंपरा कहते हैं। और पर्यटन की परंपरा क्या है, बहुत पहले समय से चली आ रही है। व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाना, आदरी का ये क्या होता है, यही सब क्या होता है, पर्यटन होता है, और यही पर्यटन की परंपरा है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा। क्या आप जानते हैं, ये बॉक्स पढ़ लेना, 10th में ऐसे ऐसे बॉक्सों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगों में जागृति उत्पन्न कराने के लिए स्वयं गौतम बुद्ध ने भारत के अनेक प्राचीन नगरों का पर्यटन किया। लोगों में के मन में क्या, अब पर्यटन के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने क्या किया, विभिन्न विभिन्न प्राचीन नगरों का पर्यटन किया, वहाँ जाकर सैर किया, देखा, वहाँ की विभिन्न भौगोलिक ऐतिहासिक जानकारियों को प्राप्त किया। यह उल्लेख बौद्ध वाङ्मय में मिलता है। बौद्ध भिक्षुओं को निरंतर भ्रमण करते रहना आवश्यक था। साथ ही जैन मुनि और साधु भी लगातार भ्रमण करते थे यानी क्या, घूमते थे, जाके जानकारियाँ प्राप्त करते थे। अब क्या हुआ, ईस्वी सन 630 में चीनी यात्री युआंग शांग चीन से भारत आया। ये आप पॉइंट याद कर लेना। देखिए, चीनी यात्री युआंग शांग चीन से भारत कब आया था, 630 ईस्वी में आया था। मध्य युग में संत नामदेव, संत एकनाथ, गुरु नानक देव, रामदास स्वामी भी भारत का भ्रमण करते थे। यह आप जानते होंगे, हमारे जो पुराने साधु संत थे या बौद्ध कथाकार थे, वो क्या क्या करते थे, भारत का भ्रमण किया करते थे ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो सके। चलिए अभी देखते हैं पर्यटन क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है शॉर्ट में, अब देखते हैं विस्तार में, देखते हैं पर्यटन क्या होता है। विभिन्न उद्देश्यों को लेकर दूर दूर के स्थानों की सैर करने जाना ही क्या कहलाता है, पर्यटन कहलाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, विभिन्न उद्देश्य को लेकर आप कहीं जा रहे हो तो आपका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, अभी पर्यटन का आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, विभिन्न उद्देश्यों को लेकर दूर दूर तक के स्थानों की सैर करना या करने जाना ही क्या होता है, पर्यटन कहलाता है।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थॉमस कुक ने 600 लोगों की लिस्टर से लाफबरो इस रेल शहर का आयोजन किया। अब 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, थॉमस कुक नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, 600 लोगों की लिस्ट बनाई और लाफबरो इस रेल शहर का आयोजन। संपूर्ण यूरोप की भव्य वृत्ताकार सैर सफलतापूर्वक संपन्न कराई। कुक ने ही पर्यटक टिकट बेचने का एजेंसी का व्यवसाय प्रारंभ किया। जैसे हम अभी ट्रेन पे जाते हैं, हमसे क्या टिकट मांगा जाता है, टिकट, यही क्या होता है, ये किसने शुरू किया था, थॉमस कुक ने शुरू किया था। ठीक है, इनके कारण आज हमें टिकट लेना पड़ता है। इसके द्वारा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ, अब आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। चलिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं करके बॉक्स भी दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में खासकर। चलिए इसको कभी आप छोड़ा मत कीजिए। संसार के प्रथम यूरोपीय खोजी के रूप में बेंजामिन ट्यूडेला विख्यात हैं। संसार के जो महत्वपूर्ण यूरोपीय खोजी यात्री के रूप में किसे जाना जाता है, बेंजामिन ट्यूडेला। उनका जन्म स्पेन में हुआ था 1159 ईस्वी से 1173 ईस्वी के बीच। उसने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, सीरिया, अरबस्तान, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, ईरान, ऐसे जैसे विभिन्न देशों की क्या की यात्रा की और उसको अपने महत्वपूर्ण डायरी में उसकी दिनंदिनियाँ लिखी है। और ये दस्तावेज को क्या कहेंगे आप, ऐतिहासिक दस्तावेज कहेंगे, क्योंकि उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी आज इतिहास को मिल सकती है, इतिहासकारों को उनके दिनंदिनियाँ द्वारा। अब चलिए पढ़ते हैं मार्को पोलो के बारे में। बहुत से लोग मार्को पोलो के बारे में जानते भी होंगे। एक यात्री थे, समुद्री यात्री थे, जो कि व्यापार के लिए बहुत विख्यात हैं। 13वीं शताब्दी में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने एशिया महाद्वीप और विशेष रूप से चीन का यूरोप से परिचय कराया। 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, इतालवी यात्री जो मार्को पोलो थे, उन्होंने एशिया महाद्वीप और रूस का यूरोप से परिचय करवाया। वह 17 वर्ष में चीन में रहा, 17 साल पूरा चीन में था वो व्यक्ति। एशिया की प्रकृति, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और व्यापार का परिचय संसार से कराया। इस कारण यूरोप और एशिया के बीच संवाद बढ़ा और व्यापार शुरू हुआ। अब मार्को पोलो जब भारत एशिया में आया, एशिया महाद्वीप में, तो वहाँ की विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति थी, जीवन कैसे चलता है, जीवन का दिनचर्या क्या होती है लोगों की, व्यापार का परिचय, विभिन्न प्रकार के जो हमारे व्यापार हुआ करते थे उनका परिचय अन्य देशों से कराया, यूरोप से करवाया। और क्या हुआ, व्यापार आरंभ हुआ यूरोप और एशिया के बीच। चलिए अभी पढ़ते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है, 14वीं, अब ये 13वीं शताब्दी में उनका था, किसका था, मार्को पोलो का। अब 14वीं शताब्दी आ गई है। अब इब्न बतूता का चलिए पढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी का यह यात्री इब्न बतूता है जिसने इस्लामी विश्व की प्रगिर्द यात्रा कराई। इब्न बतूता 30 वर्षों तक पूरे संसार में घूमता रहा। उसने अपनी नीति बनाई थी, एक ही मार्ग से 2 बार यात्रा नहीं करनी है। मध्ययुगीन इतिहास और सामाजिक जीवन को समझने के लिए बतूता का लेखन उपयुक्त है। अब इब्न बतूता क्या था, 14वीं शताब्दी में का एक यात्री था जिसने कि अपना क्या नियम बनाया था, एक ही मार्ग से 2 बार यात्रा नहीं करनी। यहाँ एक बार से वो जाके आ गया, दोबारा उसे वहाँ से यात्रा नहीं करनी, अपनी नाव वहाँ से नहीं निकालनी है। वह पूरे विश्व का क्या करना चाहता था, भ्रमण करना चाहता था। चलिए अभी पढ़ते हैं गेरहार्ड मार्केटर। 16वीं शताब्दी में गेरहार्ड मार्केटर संसार का मानचित्र और संसार का भूगोल बनाने वाले मानचित्र आरेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके कारण यूरोप में शोध अभियानों की गति प्रारंभ हुई। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपसे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता ये। मार्को पोलो और उन लोग के बारे में जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, वो पढ़ लेना, वो सब बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। चलिए अभी पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं तीर्थाटन करने हेतु देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल यात्रा करने की परंपरा भारत में पहले से ही प्रचलित थी। तीर्थाटन करने मतलब धार्मिक स्तरों पर कहीं तीर्थ यात्रा पे जैसे जाते हैं बहुत लोग, तो उसे क्या कहते हैं, ये जो परंपरा है वो भारत में क्या पहले से ही, बहुत पहले से हमारे हिंदू समाज में बहुत पहले से क्या थी, प्रचलित थी ये भावना, यह परंपरा। विष्णु भट्ट गोडसे ने, अब देखिए यहाँ पे विष्णु भट्ट गोडसे का दिया हुआ है। विष्णु भट्ट गोडसे ने महाराष्ट्र से उत्तर में अयोध्या तक
और वहाँ से पुनः महाराष्ट्र तक की यात्रा की। महाराष्ट्र के उत्तर से वो अयोध्या गए, अयोध्या से फिर महाराष्ट्र आए और उसका वर्णन क्या किया, अपनी एक बुक में लिखा था। उसका बुक का नाम क्या था, माझा प्रवास। और यह बुक की विशेषता क्या है, यह बुक जब वो लिख रहे थे, जब वो महाराष्ट्र से अयोध्या गए थे, उस समय क्या चल रहा था, राष्ट्रीय विद्रोह के कालखंड था। और राष्ट्रीय विद्रोह कब हो रहा था, 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विद्रोह हो रहा था वहाँ पे। और उस समय उन्होंने क्या किया था, यात्रा किया था। तो उनके लेखन जो है उसमें क्या था, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है उनके ग्रंथ द्वारा जो उन्होंने लिखा, माझा प्रवास। उसमें राष्ट्रीय विद्रोह के अनेक बातों का हमें पता चलता है और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। यही नहीं अपितु 18वीं शताब्दी में प्रचलित मराठी भाषा का स्वरूप भी हमारे ध्यान में आता है। यह पुस्तक तत्कालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब क्या है, इनके जो बुक इन्होंने लिखी माझा प्रवास, ये आप याद कर लेना। राष्ट्रीय विद्रोह का पालन हुआ था 1857 में। और उनके ग्रंथ की क्या विशेषता है, उनके ग्रंथ में राष्ट्रीय विद्रोह जो हो रहा था उसकी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है और ख़ासकर रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पर्यटन के प्रकार। पर्यटन तो आपको पता चल गया, विभिन्न स्थानों पर जाना, ऐतिहासिक और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करना और उद्देश्य को लेकर चलना, इसे क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। अब पर्यटन के प्रकार क्या होते हैं। आधुनिक समय में पर्यटन एक स्वतंत्र स्थानीय, अंतर्देशीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का स्वरूप धारण कर चुका है। देश और विदेश की पुरातन वस्तुओं, इतिहास, विख्यात और प्रकृति रम्य स्थानों, प्राचीन कला निर्माण के केंद्रों, तीर्थ स्थानों, औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं आदि की सैर करना पर्यटन में निहित मुख्य प्रेरणा होती है। प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित बातों की रम्यता और भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव लेने की इच्छा संसार भर के पर्यटकों में होती है। अतः बर्फीले शिखर, समुद्री किनारे, घने जंगल जैसे उपेक्षित क्षेत्रों का समावेश पर्यटन में हुआ। उन पर दृश्य श्रव्य प्रसार माध्यमों द्वारा कार्यक्रम चलाए गए। मोटे तौर पर पर्यटन के स्थानीय, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक, ऐतिहासिक, पूर्व स्वास्थ्यपूरक, विज्ञान, कृषि, प्रासंगिक, क्रीड़ा के ये क्या हैं, प्रकार हैं। अब विज्ञान के कितने कितने प्रकार हैं, नहीं विज्ञान के नहीं, पर्यटन के कितने कितने प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर जैसे पर्यटन करना और ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करना, विज्ञान के प्रति जानकारी प्राप्त करना और कृषि के संबंध में जो जानकारी प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं, कृषि पर्यटन कहते हैं। प्रासंगिक क्रीड़ा पर्यटन यानी खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन। स्थानीय यानी क्या, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में और देश के अंदर की जानकारियाँ प्राप्त जहाँ की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्थानीय और अंतर्देशीय पर्यटन। यह यात्रा बड़ी सुगम होती है, यह यात्रा देश के भीतर ही चलती है। तो इसका 2 पॉइंट आपको क्या मिल गया, यह यात्रा बहुत ही सुगम होती है, यह यात्रा क्या होती है, हमारे देश के भीतर ही चलती है, यानी दूसरे देश में हम इसके चलते नहीं जाते हैं, अपने देश के ही अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, ऐतिहासिक स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, यह यात्रा में भाषा, मुद्रा, कागजात की अधिक बाधा नहीं होती। अब जैसे हम कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं तो क्या होगा, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वहाँ के लोग अलग भाषा बोलेंगे, हम अलग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमें बहुत परेशानी होगी उनसे संवाद करने में। और मुद्रा यानी अभी आप यहाँ से अमेरिका चले गए घूमने तो क्या होएगा, वहाँ की मुद्रा यहाँ की मुद्रा कम है वहाँ के मुकाबले, तो आपको मुद्रा, पैसे चेंज कराने पड़ेंगे, बहुत सारी अन्य प्रकार की परेशानियाँ होती है। तो क्या होगा, ऐसी बाधा देश के अंदर जब हम यात्रा करते हैं तो इस प्रकार की हमें बाधा नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी भाषा शैली भी एक ही जैसी होती है, मुद्राएं भी एक ही होती है। विशेष बात तो यह होती है कि हमारे पास उपलब्ध समय के अनुसार हम ऐसी यात्रा का नियोजन कर सकते हैं। यानी कि जब हमारे पास कभी समय मिला तो ऐसी यात्राएं हम कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी आपके घर पे किसी को टाइम मिलता है तो ऐसल वर्ल्ड घूमने चले गए और विभिन्न प्रकार के म्यूज़ियम में चले गए। तो क्या होता है, समय मिलता है तो हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन अभी कहीं दूर जाना है तो उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, छुट्टी माननी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, आपको ये समझ गया होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मतलब क्या, जो हमारे देश के अंतर्गत नहीं चलती है, जो यात्रा करने के लिए हमें देश के बाहर जाना पड़ता है, किसी अन्य देश या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है अपने देश के अलावा, उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। जैसा कि विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, ऐतिहासिक, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कृषि से संबंधित,
ऐतिहासिक जानकारियाँ, आप ये सब प्राप्त करने के लिए अगर कहीं बाहर देश जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जहाज़, रेल, विमान के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन करना पहले की अपेक्षा आसान हो गया है। जहाज़, रेल और विमान द्वारा क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पहले करने में बहुत तकलीफ़ होती थी, टाइम लगता था। अभी क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। हम कम समय में यात्रा पूर्ण करके अपने देश वापस आ सकते हैं। जहाज़ों के कारण समुद्री तट के देश एक दूसरे से जुड़ गए। जहाज़ के कारण क्या हुआ, समुद्री के किनारे वाले जो देश हैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं। हम जहाज़ों की यात्रा द्वारा एक देश से दूसरे देश पर जा सकते हैं। रेल की पटरियों ने यूरोप को जोड़ दिया। रेल की पटरियों ने यूरोप को जोड़ने का कार्य किया। विमानों द्वारा पूरी दुनिया एक दूसरे के समीप आ गई। विमानों यानी कि जो उड़ने वाले जहाज़, प्लेन्स, ये सब के कारण क्या हुआ, दुनिया एक दूसरे के समीप आ गई है। अब हम बहुत ही जल्दी में, जैसे हमें ट्रेन से गाँव जाने में कितना समय लगता है, कम से कम एक दिन चला जाता है हमारा, पूरा 1.5 दिन यहाँ से यूपी जाने में, जैसे महाराष्ट्र से यूपी जाने में, ठीक है। तो विमानों द्वारा क्या 2-3 घंटे में ही हम पहुँच सकते हैं। तो इससे क्या हो गया है, पूरी दुनिया नज़दीक आ चुकी है, एक दूसरे के करीब आ चुकी है। अब इसके कारण क्या हुआ, आर्थिक उदारीकरण। अब भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, भारत से विदेश में जाने वालों और विदेश से आने वालों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। आर्थिक उदारीकरण, जब भारत की आर्थिक व्यवस्था सही की गई, विमान, प्लेन और ट्रेन में नई ट्रेनें का मतलब जैसे व्यवस्था की गई, उपलब्ध कराया गया हमारे देश में, तो क्या हुआ, विदेश से आने वाले और भारत देश से विदेश जाने वाले कि लोग जो थे, जो जनसंख्या थी, उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई तेज़ी से। अध्ययन, मनोरंजन, स्थल दर्शन, व्यावसायिक कार्य, बैठकें, अनुबंध करना इत्यादि, फिल्मों की शूटिंग जैसे कामों के लिए देश विदेश में आने जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अब जैसे एवेंजर्स की शूटिंग के लिए उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, दूसरे देशों में जाना पड़ता है। कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्या होता है, फिल्म की शूटिंग के लिए अलग अलग स्थानों पर जाना चाहता है, विभिन्न प्रकार की। जैसे अब कहीं हमें पिक्चर में क्या करना है, पहाड़ों का दृश्य दिखाना है, तो ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे पहाड़ बहुत हों। अब वो चाहे अन्य देशों में ही हो, जैसे हमारे देश में ना हो, कहीं दूसरे देश में हो, तो उन्हें क्या होगा, वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, या हमें चाहिए तो हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। इसे क्या कहते हैं, फिल्मों की शूटिंग जैसे विभिन्न कार्यों के लिए हमें क्या करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन करना पड़ता है, अन्य देशों में जाना पड़ता है अपनी ज़रूरतों के अनुसार। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन। ऐतिहासिक पर्यटन से आप क्या समझते हैं? इतिहास की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले पर्यटन को ऐतिहासिक पर्यटन कहते हैं, और क्या। चलिए पढ़ते हैं। यह पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन का प्रकार है। ये क्या है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला पर्यटन का प्रकार है। लोगों में क्या, इतिहास के जो संदर्भ है उनके प्रति जिज्ञासा होती है, उनको जानने की इच्छा होती है कि आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ होगा, तो वो जानने के लिए विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक पर्यटन करते हैं। जैसे देश विदेश के लोग इधर का यहाँ का इतिहास, पूर्वी देशों का इतिहास जानने के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ से बहुत लोग यूरोप भी जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐतिहासिक पर्यटन और शहर का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों, गढ़ों और दुर्ग की अध्येता गोपाल नीलकंठ दाम्भिकर दुर्ग भ्रमण शहर का आयोजन करते थे। अब क्या है, महाराष्ट्र के जो शिवाजी छत्रपति महाराज थे, हमारे वीर योद्धा, उनके द्वारा जो निर्मित किए गए किले हैं, दुर्ग हैं, गढ़ हैं, उनकी क्या करते हैं, उनको देखने के लिए गोपाल नीलकंठ दांडेकर जो थे, वो पहले के समय में दुर्ग भ्रमण शहर का आयोजन किया करते थे, जिसमें बहुत लोग जाते थे। भारत में राजस्थान के किले, महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के आश्रम, 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित विभिन्न स्थान जैसे ऐतिहासिक स्थानों की सैर का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक पर्यटन यानी क्या, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना और पर्यटन करना, इसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन कहते हैं। और महाराष्ट्र में शिवाजी छत्रपति महाराज द्वारा किला, दुर्ग जो निर्मित किया गया है, गोपाल नीलकंठ दाम्भिकर जो थे, उनके शहर का आयोजन किया करते हैं, जिसमें बहुत लोग जाते थे। भारत में राजस्थान के जो किले हैं, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे के आश्रम, 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जो जानकारी है वो हम ऐतिहासिक पर्यटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आप भी आके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक पर्यटन। भौगोलिक पर्यटन यानी क्या, भूलोक की जानकारियाँ प्राप्त करना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का निरीक्षण करने हेतु पर्यटन किया जाता है। अभ्यारण्य, वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड में जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, बहुत रंग बिरंगे फूल है वहाँ पे, और समुद्री किनारे भौगोलिक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान जैसे बुलढाणा की लोणार झील, कुंभगर्तिका आदि का समावेश भौगोलिक पर्यटन में होता है। इनमें से अनेक स्थानों की प्रकृति का
अवलोकन करने की इच्छा और कौतूहल को लेकर अनेक पर्यटन इन स्थानों पर जाते हैं। अब भौगोलिक स्थान पर क्या होता है, भौगोलिक चीज़ों को जो देख बहुत प्राचीन होती हैं उनको देखने के लिए क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं और भौगोलिक पर्यटन करते हैं। जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स देख लीजिए, यहाँ पे कितने भौगोलिक यानी भूलोक पे कितने अजीब अजीब तरीके फूल है, रंग बिरंगे, एकदम रंगीला पहाड़ दिखेगा आपको। यहाँ जाएंगे तो आपको कहीं अगर इसको देखना हो तो ज़रूर जाना, उत्तराखंड में है ये। काफ़ी रंग बिरंगे फूल हैं ये, यानी आप यहाँ देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे भाई कहाँ आ गया मैं। ठीक है, तो एक बार जाके ज़रूर देखना, इससे मैं तो कहूँगा। और मालूम कर ले मैं, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। विश्व में विभिन्न प्रकार के विभिन्न समाज के लोग अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं। उनमें प्रचलित पुराण कथाएं और पुराण कथाओं को जोड़े गए भौगोलिक स्थानों के कारण उनके बीच एकात्मकता की भावना बनी रहती है, अतः उन स्थानों पर जाना महत्वपूर्ण बन जाता है। परिणामस्वरूप धार्मिक पर्यटन को प्रारंभ होता है, जैसे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं। इनमें से अधिकांश स्थानों पर लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने अपने व्यक्तिगत धन से समाज उपयोगी कार्य किए। अब जैसे लोग की विभिन्न प्रकार की पुराण कथाओं में जो विभिन्न प्रकार के स्थानों का जो अवलोकन किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है, उन स्थानों से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है। जैसे 4 धामों की क्या करना है, हिंदू समाज में क्या होता है, 4 धामों की यात्रा करनी होती है, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्राएं करनी होती है। तो इन स्थानों पर जाना क्या होता है, लोगों के लिए एक पारंपरिक चीज़ बन जाती है। तो उनके लिए अधिक से अधिक सुविधा उत्पन्न हो रास्ते में, जैसे विभिन्न प्रकार के रोड, मतलब जाते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ऐसे इन सब के लिए क्या किया, अहिल्याबाई होलकर ने इन्होंने क्या किया, अपने व्यक्तिगत खुद के धन से समाज के लिए, उन लोगों के लिए उन लोग को जाने में आसान हो, उनको किसी प्रकार की बाधा या तकलीफ़ ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने निजी व्यक्तिगत धर्म से उनके लिए क्या किया, कार्य किया और समाज का कल्याण किया। चलिए अभी पढ़ते हैं स्वास्थ्य पर्यटन। स्वास्थ्य पर्यटन में क्या होता है, भारत में मिलने वाली चिकित्सा संबंधी सेवाएं और सुविधाएं पाश्चात्यों की दृष्टि से सस्ती और उत्तम श्रेणी की होती है। परिणामस्वरूप विदेशी लोग भारत में आने लगे हैं। भारत में विपुल मात्रा में सूर्य प्रकाश होता है, उसका लाभ प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोग भारत में आते हैं। योग, शिक्षा और आयुर्वेदिक उपचार हेतु विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। अब भारत में क्या होता है, दवाई जो विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनती है, वो क्या होती है, सस्ती होती है बहुत और उत्तम श्रेणी की होती है। जो केमिकल से बनी दवाएं हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा अच्छी और फ़ायदेमंद क्या होता है, आयुर्वेदिक। उससे कोई हमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन अभी क्या है, पूरी दुनिया में क्या है, मैं आपको अपने आप से बता रहा हूँ, बुक में लिखा है, आयुर्वेद का कम इस्तेमाल किया जाता है। क्या पता क्यों ऐसा है, लेकिन आयुर्वेद ही मैं तो बोलूँगा दवा का सबसे अच्छा स्रोत है कि आपको उससे किसी प्रकार की हानि भी नहीं होती है, फिज़िकल प्रॉब्लम भी नहीं होती है, आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा दवा खाने से। जैसे किसी प्रकार किसी को फोड़िया हो जाती है, कुछ हो जाता है, भाई कोई लाल ही हो जाता है दवा खा के, तो क्या होता है, आयुर्वेद की दवा हमें लेनी चाहिए। आपको भी अगर कुछ हो तो आप आयुर्वेद की ही दवा लीजिए कीजिए, ठीक है। और अब क्या होता है, भारत में विपुल मात्रा में क्या होता है, सूर्य प्रकाश भी मिलता है। तो बाहर के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य पर्यटन के लिए क्या आते हैं, भारत में आते हैं, ताकि उन्हें सस्ती और अच्छी दवाई मिल सके आयुर्वेद से संबंधित। सोचिए वो यहाँ पे आते हैं हमारी आयुर्वेद की दवा लेने, और हम खुद अपना आयुर्वेद का दवा यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। और भारत में विपुल मात्रा में सूर्य का प्रकाश होता है, जानते हैं आप। भारत में सूर्य प्रकाश सबसे अच्छा मिलता है, न ज़्यादा न कम, एकदम निम्न मात्रा में। उसका लाभ उठाने के लिए अनगिनत लोग भारत में क्या करते हैं, पर्यटन करने आते हैं। स्वास्थ्य पर्यटन इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कृषि पर्यटन। कृषि पर्यटन यानी क्या, शहरी संस्कृतियों में पले बढ़े और कृषि जीवन से अनजान लोगों के लिए कृषि पर्यटन का एक प्रकार है। अब जैसे आप में से बहुत लोग जैसे यहाँ पे जन्मे हैं, मुंबई में जन्मे हैं और गांव नहीं गए हैं कभी, खेती कैसे होती है ये सबसे आप अनजान हैं, तो आप क्या करते हैं, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जो कृषि के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, कृषि पर्यटन करते हैं। गाँव में जाते हैं, खेतों में देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, कैसे पेड़ उगाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे में क्या हो रहा है, देखिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, खेतों में कैसे अनाज उगाए जाते हैं, कौन कौन से उनमें क्या डाले जाते हैं, कैसे वो जल्दी उगते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में कृषि पर्यटन शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में किसान दूर दूर के कृषि अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि क्षेत्र में नवनिवन प्रयोगों द्वारा नया तकनीकी विज्ञान विकसित करने वाले इजराइल जैसे देशों में कृषि के आधुनिक तकनीकी की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने लगे हैं। हमारे देश से क्या है, बहुत सारे लोग
इजराइल जाने लगे हैं। वहाँ पे कृषि की आधुनिक तकनीकी है जिससे वे कम समय में अनाज ज़्यादा प्राप्त करते हैं, कम भूमि में ज़्यादा अनाज प्राप्त कर लेते हैं। ये सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत से विभिन्न बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी पढ़ते हैं क्रीड़ा पर्यटन। क्रीड़ा पर्यटन यानी क्या, खेलों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो खेल होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब, इसे क्या कहते हैं, क्रीड़ा पर्यटन। चलिए अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। 20वीं शताब्दी में खेल पर्यटन, इस नए पर्यटन का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, खेल से संबंधित पर्यटन होने लगे। जैसे क्रिकेट देखने जा रहा है कोई, समझ रहा है ना, अन्य देशों में जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो यहाँ से बहुत लोग अन्य देशों में भी जाते हैं क्रिकेट देखने। ठीक है, विश्व स्तर पर ओलंपिक और विश्व शतरंज प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिताएँ, तो भारतीय स्तर पर हिमालयन कार रैली और महाराष्ट्र के स्तर पर महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिताओं जैसी प्रतियोगिताओं के प्रकार हैं। इन प्रतियोगिताओं को देखने जाना खेल पर्यटन कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, खेल की प्रतियोगिता को देखने जाना यही क्या होता है, क्रीड़ा पर्यटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रासंगिक पर्यटन, मनुष्य पर्यटन अर्थात घूमने के कारण ढूंढता रहता है। मनुष्य क्या होता है, घूमने के कोई कारण ढूंढता रहता है, भाई कैसे जाऊँ, यहाँ कैसे जाऊँ, खेलने यहाँ पे जाना है मुझे, मतलब थोड़ा घूमते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। ठीक है, मनुष्य पर्यटन अर्थात घूमने के कारण ढूंढता रहता है, घूमने का कारण ढूंढता रहता है। आखिर मैं कैसे चला जाऊँ यहाँ, मुझे कुछ ऐसा बहाना मिल जाए यहाँ घूमने चला जाऊँ। 21वीं शताब्दी में ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध हुए, जैसे विश्व के अनेक देशों में फिल्म फेस्टिवल, सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियाँ आदि। इन उद्देश्यों को लेकर लोग विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। महाराष्ट्र में साहित्य प्रेमी और प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रासंगिक पर्यटन कहते हैं। अब चलिए, हमने पर्यटन का प्रकार क्या है यहाँ तक पढ़ लिया है और करीब आधा चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। अब पर्यटन का विकास कैसे होता है ये हम इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और अगर इससे पहले जो हिस्ट्री का पार्ट 1 का चैप्टर मैंने बनाया था जो, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए और उसे भी देख लेना, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। आपको कुछ भी नहीं समझ आया कैसे थोड़ा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी तक पहुंच सके। और हिस्ट्री का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा आप जो बोलोगे, मैं कमेंट बॉक्स में आपको जो भी चाहिए चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊँगा जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।